हेलो बच्चों, स्वागत है आज की क्लास में। जैसे आपको पता है, आज हम चीन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि जो चीन की अर्थव्यवस्था है, चीन के जो देश है, उसका कैसे विकास हुआ, कैसे उन्होंने कार्य किए और क्या क्या चीज़ें स्टार्टिंग से लेकर अभी तक चला है। ठीक है बच्चों, तो जो बच्चे चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 4 सत्ता के नए केंद्र। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चीन की शुरुआत के दौर यानी स्टार्टअप। जो चीन का जो स्टार्टअप हुआ, आखिर वो हुआ कैसे था। तो 1 अक्टूबर 1949 को चीन की स्थापना की गई, यानी 1 अक्टूबर 1949 को क्या हो गई, चीन की स्थापना की गई। चीन ने खुद को पूरी दुनिया से अलग कर लिया। चीन ने अपने आप को पूरी दुनिया से क्या कर लिया, अलग कर लिया। शुरुआत में चीन ने सरकार के नियंत्रण पर बड़े बड़े उद्योग का विकास किया, यानी सरकार के नियंत्रण के साथ, सरकार के हाथ के साथ वहाँ पर बड़े बड़े उद्योगों का क्या किया गया, विकास किया गया। और विदेशी मुद्रा में कमी होने के कारण, यानी विदेशी मुद्रा में उनके कमी होने के कारण वह तकनीक और सामान मंगवाना बहुत मुश्किल उनको पड़ गया। यानी जब उनकी विदेश की वैल्यू डाउन हो गई, तो जो बाहर से वो सामान मंगवा रहे थे वो बहुत मुश्किल उन्हें पड़ रहा था। यानी वो ना तकनीक लेके आ पा रहे थे, ना ही वो सामान मंगवा पा रहे थे। इसलिए चीन ने सभी चीज़ों का उत्पादन देश के अंदर करने की कोशिश करनी स्टार्ट कर दी। अगर वो बाहर से नहीं मंगवा पा रहे थे, तो उन्होंने फैसला किया कि हम देश के अंदर ही क्यों ना ये सारी चीज़ों को हम बना ले। तो ये थी चीन की स्टार्टअप। तो मैं दोबारा से आपको ये चीज़ें समझाता हूँ, बहुत ईजी है। चीन की स्थापना हुई 1 अक्टूबर 1949 को। चीन ने खुद को पूरी दुनिया से क्या कर लिया, अलग कर लिया। सरकार के नियंत्रण के साथ वहाँ पर बड़े बड़े उद्योगों का क्या किया गया, विकास किया गया। और विदेशी मुद्रा में कमी होने के कारण, यानी विदेशी मुद्रा में कमी होने के कारण वो तकनीक और सामान नहीं मंगवा पा रहे थे, उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था। इसलिए चीन ने फैसला किया कि हम सारे उत्पादन अपने ही देश में बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो ये थे चीन के स्टार्टिंग दौर। ठीक है बच्चों, अब आएगी अर्थव्यवस्था को खोलना, यानी अर्थव्यवस्था को खोलना। आपको पता है, कोई भी देश को विकासशील बनने के लिए, विकसित बनने के लिए अर्थव्यवस्था उसका मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अब देखो, ये अर्थव्यवस्था को अपना खोल लेगा। तो चीन ने अचानक से अपनी अर्थव्यवस्था को खोलने की बजाय योजना के अनुसार अर्थव्यवस्था में बदलाव कर दिया। यानी चीन ने अचानक से अपनी अर्थव्यवस्था को खोलने की बजाय, यानी जब इसको अर्थव्यवस्था को ओपन करना था, उसके बजाय इसने अपने प्लानिंग के साथ अर्थव्यवस्था में क्या करे, कुछ बदलाव कर दिया। ठीक है, यानी अपनी अर्थव्यवस्था को खोलने के बजाय उसने उसमें कुछ बदलाव करे। और 1972 में पहली बार चीन ने अमेरिका से संबंध बनाए। यानी 1972 में पहली बार, फर्स्ट टाइम चीन ने किसके साथ हाथ मिलाया, अमेरिका के साथ हाथ मिलाया, अपनी संबंध को मजबूत किया, संबंध बना लिया। और इसी के एक साल बाद, यानी 1973 में उस समय के चीनी प्रधानमंत्री चाओ एन लाई ने कृषि, उद्योग, सेना विकास, प्रौद्योगिकी के विकास का प्रस्ताव रखा। यानी क्या हुआ, यानी देखो 1972 में क्या हुआ, 1972 में चीन ने अमेरिका से संबंध बना लिए। तो इसी के एक साल बाद, यानी 73 में, जो चीन के प्रधानमंत्री है चाओ एन लाई, वो कृषि, उद्योग, सेना और विकास और प्रौद्योगिकी में विकास प्रस्ताव रख देते हैं कि हमें इन सब में अब क्या करना पड़ेगा, विकास करना पड़ेगा। कौन रख रहा है, प्रधानमंत्री रख रहे हैं कि हमें कृषि, उद्योग, सेना एवं विकास और प्रौद्योगिकी में, यानी देखो यहाँ पे 4-5 चीज़ें हैं, दोबारा समझ लो इसको। देखो, कृषि में, उद्योग में, सेना में, देश के विकास में और उद्योगों में, प्रौद्योगिकी में विकास प्रस्ताव रख दी उन्होंने। ठीक है, कि हमें इन समय क्या लाना है, विकास लाना है, इनको सही से करना है वापस। ठीक है, अब आगे आते हैं। 1978 में प्रधानमंत्री देंग शाओपिंग ने खुले द्वार की नीति की घोषणा कर दी। यानी खुले द्वार, यानी हम कहीं से भी मार्केट, अपना व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, दोबारा समझाता हूँ, बहुत इजी है, टेंशन मत लो, घबराओ मत। देखो, जिसको जो चीज़ ना समझ आए, आप वीडियो को पीछे करके वो चीज़ समझ लो। बहुत इजी है, बहुत इजी में मैं आपको बता रहा हूँ, तो सब कुछ आपको समझ आ जाएगा। दोबारा समझ लो। देखो यहाँ पर क्या होता है, चीन को अपनी अर्थव्यवस्था खोलने के बजाय ये अपने अर्थव्यवस्था में क्या करती है, कुछ बदलाव करती है। उसके बाद क्या करती है, 1972 में चीन अमेरिका के साथ संबंध बनाती है। और 73 में जो चीन के प्रधानमंत्री है, वो कृषि, उद्योग, सेना विकास और प्रौद्योगिकी में विकास का प्रस्ताव रख देते हैं कि हमें इनमें क्या करना है, विकास करना है। और 1978 में प्रधानमंत्री जो बनते हैं देंग शाओपिंग, वो खुले द्वार की नीति की घोषणा कर देते हैं। तो ये था इसका अर्थव्यवस्था समझ आ गया आपको। यानी अर्थव्यवस्था का ये था कि इसको अपने अर्थव्यवस्था को खोलने के बाद इसने उसमें कुछ बदलाव किए और इसने वो सारे बदलाव ये किए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अर्थव्यवस्था खोलने के बाद, यानी अर्थव्यवस्था के ओपन होने के बाद क्या क्या चीज़ें होती है।
1982 में खेती का निजीकरण कर दिया जाता है। अब देखो अर्थव्यवस्था के खोले जाने के बाद, यानी जब अर्थव्यवस्था को खोल दिया जाता है तो उसके बाद क्या चीज़ें होती हैं। तो 1982 में खेती का निजीकरण किया जाता है, यानी जितनी भी खेती होती है उसको निजी हाथों में दे दिया जाता है कि अब आप लोग उसका कार्य करोगे, उसको चलाओगे। 1988 में उद्योगों का निजीकरण किया जाता है कि अब ये सरकार के हाथ में नहीं होगा, अब ये निजी हाथों में जाकर कार्य किया जाएगा। ठीक है, यानी जितने भी उद्योग होंगे अब वो निजी हाथ में जाएंगे, जितने भी खेती होगी वो निजी हाथों में चले जाएंगे। SEZ यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्थापना की जाती है और 2001 में विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो जाता है। कौन? चीन। कौन शामिल हो जाता है? चीन। कहाँ शामिल हो जाता है? 2001 में विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो जाता है। इसी प्रक्रिया को चीन का उत्थान भी कहा जाता है, यानी इन्हीं सब प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? चीन का उत्थान कहा जाता है। ठीक है, समझ आ गया। 1982 में हमने खेती का निजीकरण कर दिया, 1988 में उद्योगों का निजीकरण कर दिया, SEZ यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्थापना की जाती है, 2001 में चीन व्यापार संगठन में शामिल हो जाता है और इसी प्रक्रिया को चीन का उत्थान कहा जाता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। चीन की नई आर्थिक नीति। अब हम जानेंगे चीन की नई आर्थिक नीति है आखिर वो कैसी है और किस प्रकार है। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था यानी जो चीन की जो नई गति है ना, चीन की जो नई आर्थिक नीतियों के जो परिणाम निकले हैं, यानी जो नई नई आर्थिक नीतियां अपनाई हैं उसके परिणाम क्या क्या निकले वो जान लेते हैं। तो इनकी अर्थव्यवस्था में गति आई है, यानी जो इनकी अर्थव्यवस्था में जो स्लोपना था उसमें क्या आ गई? गति आ गई, अर्थव्यवस्था इनका सुधरने लगा। कृषि के निजीकरण की वजह से किसानों की आय में बढ़ी, यानी जब कृषि को निजी हाथों में दे दिया गया, खेती को निजी हाथ में, आपने देखा ना यहाँ पर 1982 में कृषि का निजीकरण किया जाता है, तो जैसे कृषि को निजीकरण किया गया तो किसानों की आय में क्या आ गई? वृद्धि आ गई। चीन में विदेशी निवेश की मात्रा में वृद्धि हुई, यानी अब चीन में विदेश के भी लोग निवेश करने आने लग गए। विदेशी मुद्रा की मात्रा बढ़ी, जो विदेशी मुद्रा उनकी गिर गई थी उसमें वृद्धि हुई। चीन ने दूसरे देशों में निवेश करना भी शुरू कर दिया, यानी अब उसके देश में दूसरी विदेशी कंपनी तो कर ही रही है, ये भी और किसी देशों में अपनी कंपनियां स्टार्टअप कर रही है। और चीन विश्व में आर्थिक शक्ति बनकर उभरा। अब चीन विश्व में एक आर्थिक शक्ति बनकर उभरा। तो ये था तुम्हारा क्या कि जो चीन की नई आर्थिक नीति उसके क्या क्या परिणाम निकले। दोबारा बता देता हूँ। अर्थव्यवस्था में गति आ गई, पहला पॉइंट। अर्थव्यवस्था में क्या आ गई? गति आ गई। दूसरा पॉइंट, कृषि निजीकरण करने से क्या आ गई? जो कृषि के किसान के जो आय थे उसमें वृद्धि हो गई। विदेशी मुद्रा में वृद्धि हो गई। ठीक है, विदेशी निवेश में क्या हो गई? मात्रा बढ़ी, यानी विदेशी कंपनियां आकर निवेश करने लग गई। चीन दूसरी निवेश कंपनी करने लग गई, यानी चीन भी अब दूसरे देशों में जाकर निवेश करने लग गई। और चीन विश्व व्यापार शक्ति बनकर उभरा, और चीन विश्व में आर्थिक शक्ति बनकर उभरा। ठीक है बच्चों, आपको इससे समझ आ गया? जिसको ना समझ आया वो वीडियो को प्लीज़ पीछे करके आप देख लो, सबको समझ आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब भारत और चीन के संबंध। अब हम जानेंगे जो भारत और चीन के जो संबंध है वो आखिर किस प्रकार है, कि जो भारत और चीन के फ्रेंडशिप है या दुश्मनी क्या है उसके बारे में हम जान लेते हैं, संबंध के बारे में। तो सबसे पहले हम समस्याएं जानेंगे कि इनके बीच में आखिर समस्या, इनकी प्रॉब्लम्स क्या क्या है। तो आपको पता है आगे वाले चैप्टर में, वैसे मैं तो पढ़ाऊंगा ही, पर अभी आप जान लो कि 1962 में चीन और भारत का एक बार युद्ध होता है। ठीक है, रियल है ये चीज़ कि 1962 में चीन और भारत का युद्ध हुआ, जिसमें भारत को हार का सामना करना पड़ता है। इसमें भारत हार जाता है। जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश में सीमा विवाद को लेकर इनके बीच में लड़ाइयाँ हुई है। तिब्बत और चीन का कब्जा जमाना, चीन का कब्जा जमाना, यानी जो तिब्बत था उस पर चीन ज़बरदस्ती कब्जा जमा रहा था, तो हमने तिब्बतों की हेल्प करी, तो इस वजह से चीन के साथ हमारे समस्या हो गए थे। भारत द्वारा दलाई लामा को शरण देना, और जो तिब्बत के जो थे उस टाइम दलाई लामा, उसको हमने शरण दी, तो इस चक्कर में हमारी जो फ्रेंडशिप है वो अच्छी नहीं थी। ये हमारे क्या थे? विवाद थे। दोबारा बता देता हूँ, 1962 में हमारे युद्ध होता है चीन के साथ, जिसमें हम हार जाते हैं। जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश में सीमा विवाद को लेकर लड़ाइयाँ चल रही है। हमने जब तिब्बत को चीन से बचाया, उसमें हमारे को चीन का दुश्मन साबित कर दिया गया, यानी हम उसके दुश्मन माने गए एक तरह से। और दुश्मन हम कब बन गए? जब दलाई लामा को हमने अपने देश में शरण दे दी। तो ये वो सारी समस्या है जिस वजह से हमारी फ्रेंडशिप अच्छी नहीं है। ठीक है, अब प्रसार और सुधार, यानी ये तो प्रॉब्लम्स थी जो हमने सामने फेस किया था। अब हमने क्या प्रयास किया और क्या क्या सुधार हुई है वो जान लेते हैं। तो पंचशील समझौता हमने किया है। ठीक है, 1981 में सीमा विवाद सुलझाने के लिए बातचीत शुरू हुई,
यानी जो सीमा विवाद चल रहा था ना अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर वाला सीमा विवाद, इसको हमने 1981 में सुलझाने के लिए बातचीत शुरू की और 1988 में राजीव गांधी ने चीन का दौरा किया और संबंधों में कुछ सुधार आए। यानी 1988 में जो राजीव गांधी हमारे प्रधानमंत्री थे, उन्होंने चीन का दौरा किया, घूमे, और जिससे हमारे जो संबंध थे उसमें कुछ सुधार आए। ठीक है, आर्थिक सहयोग बढ़ा और व्यापार में भी वृद्धि हुई है। अब हमारा आर्थिक सहयोग भी इनका बढ़ा है, जिससे इनके और हमारे व्यापार में भी क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो ये थी हमने जान लिया चीन और भारत के संबंध आखिर किस प्रकार है। कुछ ना समझ आया हो तो बच्चों प्लीज़ वीडियो को पीछे करके आप देख लेना। तो आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। कल हम जानेंगे ब्रिक्स के बारे में, किसके जाने में, ब्रिक्स के बारे में कि ब्रिक्स क्या है। ठीक है, तो वीडियो को आज के यहीं पे एंड करते हैं, आज की क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आई लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए थे सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।